हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इंडियाज़ हीरो सीरीज़ में अगले जो फिगर जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल, आज हम पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी रही हैं इनकी हिस्ट्री को लेके, इनके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैंने सोर्स भी मेंशन किए हैं कि किन सोर्सेज से डेटा को लिया गया है। इनकी अर्ली लाइफ, इनके बैटल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे बैटल ऑफ तराइन के बारे में, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल, फिर इनकी लेगेसी और फिर कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। अच्छा, PDF हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, वहाँ से आप आज की क्लास का PDF ले सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी की बायोग्राफी के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इस मैप को देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है चौहान। इसी चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे चौहान के साइड में आप देखो तोमर, फिर है गढ़वालाज, मालवा, सोलंकी, चोला, पाल, कई सारे आपको राजपूत देखने को मिलेंगे। अगर हम अपने भारतीय इतिहास को उठा के देखेंगे तो लगभग 500 सालों तक, लगभग 500 ईयर्स, 7th सेंचुरी से लेकर 12th ऑफ सेंचुरी तक भारत के जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है वहाँ पे लंबे समय तक जो है वो राजपूतों का कब्जा रहा है। राजपूतों ने भारत पे रूल किया है। उनमें से कुछ फेमस अगर हम राजपूत के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे चौहान्स। चौहान्स ने अजमेर और दिल्ली के रीजन में जो है वो रूल किया है। कई इतिहासकारों से हमें जानकारी मिलती है कि चौहान जो थे उनकी 2 कैपिटल थी, एक अजमेर था और एक दिल्ली थी। लेकिन अगर एक आंसर आपको करना हो तो आप अजमेर कैपिटल लगाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान की या चौहान डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो वर्तमान का अजमेर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई सोर्सेज से आपको 2 कैपिटल के बारे में जानकारी मिलेगी, दिल्ली और अजमेर। वैसे ही अगर हम बात करते हैं, बुंदेलखंड के रीजन में चंदेल थे, बंगाल के रीजन में आपको पाल देखने को मिलेंगे, फिर आपको कन्नौज के रीजन में राठौर देखने को मिलेंगे और कन्नौज के रीजन में आपको गढ़वाल देखने को भी मिलेंगे। दिल्ली के रीजन में आपको चौहान के साथ साथ दिल्ली के रीजन में आपको तोमर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर गुर्जर और सिसोदिया देखने को मिलेगा। गुर्जर और सिसोदिया जो है वो आपको मेवाड़ के रीजन में देखने को मिलेगा। परमार जो है वो मालवा के रीजन में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ राजपूत किंगडम या डायनेस्टी रही है जिन्होंने लगभग 500 सालों तक भारत के हिस्से में, बहुत बड़े हिस्से में राज किया है। उनमें से ही एक था चौहान डायनेस्टी, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जिसके अंतिम तो नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जो रहे हैं वो पृथ्वीराज चौहान रहे हैं। इनका एक्चुअली जो नेम था वो पृथ्वीराज थर्ड था। पृथ्वीराज थर्ड इन्हें बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। तो आज हम पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है, राय पिथौरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और चौहान डायनेस्टी के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं और जिनकी कैपिटल अजमेर रही है। यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन जो रहे हैं, कुछ इतिहासकार और जो ब्रिटिशर्स रहे हैं, उन्होंने इन्हें जो है वो लास्ट हिंदू रूलर कहा है, जो कि मैं सही नहीं मानती। क्योंकि ऐसा नहीं है, पृथ्वीराज चौहान जी अगर 1192 में अगर इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनकी डेथ भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है, हमें नहीं पता कि इनकी डेथ कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, क्योंकि अलग अलग जानकारी मिलती है। वो सारी डेटा भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अगर 1192 में इनकी डेथ हो जाती तो उसके बाद आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कई सारे बड़े ग्रेट इंडियन रूलर रहे हैं। तो मैं पर्सनली इन्हें लास्ट हिंदू रूलर नहीं मानती हूँ, लेकिन जेम्स टोड जो हैं वो बताते हैं कि ये लास्ट हिंदू रूलर हैं। हाँ, अगर आप इन्हें दिल्ली का लास्ट हिंदू रूलर कहें तो भी कहीं तक ये बात सही है, लेकिन अगर आप हेमू विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं तो भी ये बात फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। तो कई मायनों में इन्हें दिल्ली का लास्ट हिंदू राजा भी कहा जाता है। जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में बताते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हिंदू, मॉडर्न एंड ब्रिटिश पीरियड। और उसमें इन्होंने बताया है कि द लास्ट हिंदू रूलर जो थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट है, लेकिन जो भी लोगों का थॉट है बस वो मैं आपको यहाँ पर रख रही हूँ। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड,
और राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। इनका जो ड्यूरेशन रहा है 12th सेंचुरी में, जो इन्होंने चौहान डायनेस्टी में अजमेर के रीजन में जो रूल किया है वो 1178 से 1192 एडी का बताया जाता है। ठीक है, अजमेर, दिल्ली और सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रूल किया है और इनकी जो कैपिटल थी वो अजमेर बताई जाती है। पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा राय पिथौरा जो फोर्ट है दिल्ली में, उसके कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट भी पृथ्वीराज चौहान जी को जाता है। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमारे करेंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि रिसेंटली हमारे जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, 2 जून 2022 को सम्राट पृथ्वीराज जी की बायोपिक रिलीज की गई। इन पर एक मूवी बनाई गई है जिसके डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर द्विवेदी हैं और जिसमें एक्टर या पृथ्वीराज चौहान जी का जो रोल प्ले किया है वो अक्षय कुमार जी के द्वारा किया है। तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस मूवी को जो है वो टैक्स फ्री अनाउंस किया था। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स के साथ भी इस मुद्दे को आप देख सकते हैं। तो आइए हम पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सोर्सेज। तो देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी राजा के दरबार में अगर कोई राजकवि होता है तो वो अपने राजा की बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाइयाँ करता है, अपने राजा के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखता है। तो जानकारी ऐसी मिलती है कि जो चंद्रवरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे, ऐसा बताया जाता है। तो चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी है, बहुत सारी पोयम का एक कलेक्शन लिखा है जिसको कहते हैं पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो पे ही बेस्ड जो मूवी है वो आपको पृथ्वीराज चौहान जी की मूवी देखने को मिलेगी। तो पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई जी के द्वारा काफी कुछ, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना अति संयुक्ति जो अलंकार होता है हिंदी में, तो बहुत कुछ चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। तो पृथ्वीराज रासो को बहुत सारे हिस्टोरियन जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं मानते, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि 16th सेंचुरी में जो है ब्रज भाषा में चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो के जो लास्ट के कुछ पन्ने हैं उसमें चंगेज खान, तैमूर लंग, बाबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप बाबर और इन सब लोगों का पीरियड देखते हो तो वो 15th सेंचुरी के पास जाता है, 15th-16th सेंचुरी में। और पृथ्वीराज चौहान जी का जो कार्यकाल है या उनका जो रूलिंग पीरियड है वो 12th सेंचुरी में है। तो लगभग 350 साल का अंतर मिलता है कि लगभग 350 साल बाद इस पुस्तक को लिखा गया है, तो उतनी ऑथेंटिकेट नहीं है, ऐसी जानकारी भी हमको मिलती है। तो वन ऑफ द सोर्स माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो सोर्स माना जाता है, जिसको ज्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है, वो है यहाँ पर पृथ्वीराज विजया महाकाव्य। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य जो कि जैनक ने लिखा है, इसको ज्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है। इसके अलावा कुछ और सोर्स हमें मिलते हैं। बताया जाता है जैसे कि हम अपनी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें 2 बैटल ऑफ तराइन पढ़ते हैं, फर्स्ट बैटल एंड द सेकंड बैटल ऑफ द तराइन। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि लगभग 10 से 11 बैटल ऑफ तराइन हुई है, 10 से 11 बार जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में झड़प हुई है। तो ऐसा बोलते हैं कि छोटी मोटी बाउंड्री को लेके या फिर किसी किले पे घेराबंदी कर ली हो, किसी किले को लूट लिया हो, या छोटी मोटी झड़प हो सकती है। लेकिन जो पर्शियन हिस्टोरियन रहे हैं और जो मुस्लिम अकाउंट्स हमको बताते हैं कि केवल 2 ही बड़ी बैटल मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई है, जिन्हें हम बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। इसके अलावा हिंदू और जैन लिटरेचर और उनके जो ऑथर्स हैं उन्होंने भी पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी पुस्तकें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि सोर्सेज हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन जो हम बात करेंगे यहाँ पे पृथ्वीराज रासो पे बेस्ड हम बात करेंगे, और पृथ्वीराज विजय की जो सोर्सेज हैं उसको लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्ली लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे चौहान डायनेस्टी ऑफ अजमेर, ठीक है, जब गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी उनका जब फॉल होने लगा, वो डिक्लाइन होने लगे 12th सेंचुरी के आसपास, तब चौहान डायनेस्टी का उदय होता है। और इसी चौहान डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर होते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म जो है वो गुजरात में होता है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर होता है। इनके पिता का नाम क्या होता है? सोमेश्वर होता है। सोमेश्वर इनके पिता का नाम होता है। और इनकी माता का नाम रानी कपूरा देवी होता है, जो कि कल्चुरी प्रिंसेस होती हैं। इनका जन्म 1166 में होता है गुजरात में। ठीक है, इनके जो यंगर ब्रदर होते हैं उनका नाम हरिराजा होता है।
तो इनके जो छोटे भाई हैं हरि राजा और पृथ्वीराज, इन दोनों की जो शिक्षा दी जाती है सोमेश्वर के द्वारा, ये कहाँ पर दी जाती है? इनके मैटरनल जो रिलेटिव्स होते हैं, मतलब अपने नाना के यहाँ पर ये रहते हैं और वहाँ पर इनको इनिशियल एजुकेशन दी जाती है। और यहीं अपने मैटरनल जो रिलेटिव हैं चालुक्य कोर्ट में, वहीं पर इनके फादर सोमेश्वर दत्त रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज सेकेंड की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद सोमेश्वर को जो है वो चौहान डायनेस्टी का राजा बनाया जाता है और ये घटना बताई जाती है। और जब सोमेश्वर जी की डेथ हो जाती है और उस समय पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो लगभग 11 साल के होते हैं और पृथ्वीराज चौहान को 1177 में जो है वो राजा बनाया जाता है चौहान डायनेस्टी का। तो एक सोर्स तो हमको ये पता चलता है कि पृथ्वीराज के जो फादर होते हैं सोमेश्वर, उन्हें गद्दी पे बिठाया जाता है जब पृथ्वीराज सेकंड की डेथ हो जाती है, और सोमेश्वर जी की भी डेथ 1177 में हो जाती है जब पृथ्वीराज जी की उम्र केवल 11 साल होती है और फिर इन्हें गद्दी पर बिठाया जाता है। लेकिन एक और सोर्स यहाँ पे हमीर महाकाव्य से हमें पता चलता है। हमीर महाकाव्य ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को, मतलब पृथ्वीराज थर्ड को, गद्दी पर उनके फादर सोमेश्वर जी ने खुद बिठाला था और उसके बाद वो जंगलों में चले गए थे, मतलब संन्यास ले लिया था, ऐसी भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ सोर्स ये कहते हैं कि जब सोमेश्वर जी की डेथ हो गई थी 1177 में तो 11 साल की उम्र में इन्हें गद्दी पर बिठाला गया था। तो ये डाउटफुल है, दो अलग अलग सोर्सेज से हमें जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अब ये 11 साल के थे, तो 11 साल का बच्चा अगर गद्दी पर बैठता है तो उससे उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स की समझ नहीं होती है। तो उनकी माता जो होती है, इनकी जो मदर होती हैं, वो इन्हें गाइड करती हैं, इन्हें शिक्षा देती हैं और पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को जो कंट्रोल करने का काम करती हैं इनकी माता करती हैं। धीरे धीरे ये बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ ये अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना शुरू करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो चौहान एम्पायर था वो पृथ्वीराज चौहान जी के समय सबसे अपने एक्सट्रीम पर था। बेतवा से लेकर सतलज रिवर तक, सतलज रिवर ऊपर है, नीचे बेतवा रिवर, तो बेतवा से लेकर सतलज रिवर तक का पूरा एरिया जो है वो कॉन्कर किया हुआ था पृथ्वीराज चौहान ने। तो 16 साल की उम्र में ये अपने एरिया को एक्सपांड करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसी हमें जानकारी मिलती है कि इन्हें 6 अलग अलग लैंग्वेज का ज्ञान होता है जिन्हें वो बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज रासो है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि लगभग 14 लैंग्वेज का ज्ञान इनको होता है। मतलब चंद्रवरदाई ने बताया है कि लगभग 14 से ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान इनको होता है। बहुत अच्छे आर्चर होते हैं, बहुत अच्छे तीरंदाज होते हैं और बताया जाता है कि इन्हें शब्दवेदी बाण चलाना आता है। शब्दवेदी टेक्निक जो है वो ये जानते हैं, मतलब अगर इनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाए और आसपास की आवाज़ को सुनकर ये जो है बाण को चला सकते हैं, तो बहुत ही गुड आर्चर ये माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। चलिए इनकी पहली मिलिट्री विक्ट्री के ऊपर हम बात करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी किंगडम होता है तो भाइयों में, कजन्स में, दो राजाओं के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की जो पहली मिलिट्री वॉर होती है वो उनके ही कज़न नागार्जुन के साथ होती है। उनके ही कज़न नागार्जुन के साथ होती है। नागार्जुन जो होते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो अंकल होते हैं उनके ही बेटे होते हैं और यहाँ पर डिस्प्यूट होता है कि पृथ्वीराज चौहान को गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, नागार्जुन को गद्दी पे बैठना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुठभेड़ हो जाती है और नागार्जुन जो होते हैं वो गुड़ापुरा का फोर्ट कैप्चर कर लेते हैं और इसको रिकैप्चर किया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो ये इनकी पहली मिलिट्री विक्ट्री मानी जाती है जो कि इनकी कज़न के अगेंस्ट होती है, नागार्जुन के अगेंस्ट। उसके बाद लगातार जो है वो पृथ्वीराज चौहान अपने एरिया को एक्सपांड करते जाते हैं और हिमालय के फुटिल से लेके अगर आप माउंट आबू और तक का पूरा रीजन देखेंगे तो उस पूरी टेरिटरी पे जो कब्जा था वो पृथ्वीराज चौहान का था। बेतवा से लेके सतलज रिवर तक के रीजन का जो रीजन बताया जाता है वो पृथ्वीराज चौहान के अंदर या चौहान डायनेस्टी के अंदर बताया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कुछ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, इन पूरे रीजन पे जो है वो अपना रूल किया था, कब्जा किया था। ठीक है, एक बहुत ही शानदार ये मतलब कला को तवज्जो देने वाले पर्सन थे। ये आर्ट का सम्मान करते थे। इनके दरबार में कई सारे स्कॉलर और पोएट रहा करते थे और अंडर द चार्ज ऑफ पद्मनाभ, अंडर द चार्ज ऑफ पद्मनाभ जो है कई सारे स्कॉलर और पोएट रहा करते थे। कुछ जानकारी हमको मिलती है जैसे कि जैनिक जिन्होंने ये पृथ्वी विजय लिखा है, पृथ्वीराज विजय लिखा है, जैनिक इनके दरबार में रहा करते थे। विद्यापति गरुड़, फिर है वज्रसेन, नेक्स्ट है विशुपुर द पोएट एंड पृथ्वी वृहद अ रॉयल पृथ्वी भट्ट,
पृथ्वी भट्ट को ही बताया गया है कि शायद ये चंद्रवरदाई थे। तो पृथ्वी भट्ट की तुलना जो है वो चंद्रवरदाई से की गई है। अब एक्चुअली क्या है हमको नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि चंद्रवरदाई तो 15th सेंचुरी के आसपास हुए हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि इनके दरबार में ही पृथ्वी भट्ट नाम का जो व्यक्ति था वही चंद्रवरदाई है। अब एक्चुअली क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये सारे जो पोएट थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे। अगली इनकी विक्ट्री हम देखते हैं। अगली जो इनकी बैटल हुई थी वॉर अगेंस्ट चंदेलाज, जिसे हम बैटल ऑफ महोबा कहते हैं। तो ये बैटल 1183 के आसपास हुई थी। इन्होंने जेजाक भुक्ति, जो कि बुंदेलखंड का रीजन है, वहाँ पर कब्जा कर लिया था, और जो चंदेला राजा थे परमार्दी देव, उनकी जो कैपिटल थी महोबा, उसको कैप्चर कर लिया था। इसे हम बैटल ऑफ महोबा कहते हैं। आलाखंड में आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आलाखंड, जो लोग भी बुंदेलखंड के रीजन से होंगे, जैसे कि मैं हूँ, और मैंने ये आला उदल की कहानियाँ बचपन से ही सुनी हुई हैं। तो आला उदल दो ऐसे सेनापति बताए जाते हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण वीर बताए जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के अगेंस्ट बैटल ऑफ महोबा में फाइट की थी और शहीद हो गए थे। तो आलाखंड में आला उदल की कहानी देखने को आपको मिलेगी। अगली बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद गढ़वाला। अब यहाँ पे आप गढ़वाला का रीज़न देख सकते हैं, ठीक है ना। कन्नौज के राजा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और कन्नौज के जो राजा थे वो थे जयचंद्र, और जयचंद्र की कहानियाँ भी आप लोगों ने सुनी होंगी। जयचंद्र जो कि कन्नौज के राजा थे, और कैपिटल इनकी कन्नौज थी, और इनकी ही बेटी थी संयोगिता, जिनके साथ शादी होती है पृथ्वीराज चौहान की। ऐसा बताया जाता है कि जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान जी से प्रेम करती थी, और उनका एक स्वयंवर आयोजित किया जाता है, और पृथ्वीराज चौहान जी जो हैं वो संयोगिता को उनके स्वयंवर से लेकर आते हैं और शादी करते हैं, जिसके बाद इन दोनों राजाओं के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। ये बात हमें चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासों से मिलती है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन का ये कहना है कि केवल एकमात्र रीज़न यहाँ पर ये शादी नहीं थी, पहले से ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनकी टेरिटरी को लेकर चल रहे थे, जिसके कारण ये दोनों राजवंश आपस में लड़ाई करते थे। तो यहाँ पे चौहान और गढ़वाल रीजन के कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर मोहम्मद गौरी हमला करता है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब बैटल ऑफ तराइन होता है, तो कई सारे राजा जो है वो पृथ्वीराज चौहान की मदद करते हैं, एक्सेप्ट ये गढ़वाल, ये कन्नौज के जो राजा हैं जयचंद्र, ये जो है वो मदद नहीं करते। इनफैक्ट ये जो है वो मदद करते हैं मोहम्मद गौरी की, और बाद में पता चलता है कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र की भी लड़ाई होती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर आप देखेंगे चौहान और गढ़वाल के बीच में, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं वॉर विद गौरी। अब यहाँ पर बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में बात करने से पहले ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गौरी पहला मुस्लिम था जिसने भारत पर हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम की बात कर लीजिए, मोहम्मद गजनबी के बारे में बात कर लीजिए। मोहम्मद गजनबी ने तो 17 बार जो है ऐसा बताया जाता है भारत पर हमला किया था। कई बार इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। लेकिन ये जो सब थे, जितने भी इस्लामिक इन्वेजर्स थे, इनका केवल एक ही एजेंडा था, भारत में आना है, लूटपाट करना है, मंदिरों को लूटना है, पैसे को अर्जित करना है और वापस लौट जाना है। किसी की भी ये मंशा नहीं थी कि भारत की टेरिटरी पे हमें रूल करना है, कब्जा करना है, वहाँ पे रहना है। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थी। वो लूट पीट या मारपीट के मनसे से भारत पे हमला नहीं किया था, वो भारत पे रूल करना चाहता था। तो जब तक मोहम्मद गजनवी का रूल था तब तक मोहम्मद गौरी की कोई पूछ नहीं थी, तब तक तो मोहम्मद गौरी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। अफगानिस्तान के एक ट्राइबल रीजन में जो है वो मोहम्मद गौरी और उनके एंसेस्टर रहा करते थे, और जब भी मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान, ईरान या दूसरे रीजन पे हमला करने जाते थे तो बोलते थे कि आ जाओ भाई ट्राइबल लोग, तुम आ जाओ हमारी सेना में शामिल हो जाओ और हमारे साथ युद्ध करने लड़ो। तो जब तक मोहम्मद गजनवी जिंदा थे तब तक मोहम्मद गौरी का कोई अस्तित्व नहीं था, और जब मोहम्मद गजनवी की डेथ हो जाती है तो उन्हीं के एम्पायर को, उन्हीं की टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी जो है वो भारत पर हमला करते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है वो भारत पर हमला करते हैं। तो इस आप कह सकते हैं कि 12th सेंचुरी में काफ़ी सारे जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे उन्होंने भारत पर हमला किया है। भारत के मुल्तान, सिंध, इन सब जो रीजन्स हैं उनको ऑक्यूपाई करने का काम इन्होंने किया है, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गजनवी हो। अभी हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर इन्वेड किया, और उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बहुत ही छोटे थे, बच्चे थे। ठीक है, तो उनका वो पहला यहाँ पर हमला बताया जाता है। फिर मोहम्मद गौरी ने
जो है वो गुजरात के सोलंकी के साथ लड़ाई की थी और सोलंकियों के साथ इनकी हार हुई थी। और हार के बाद इन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और उस समय तक पृथ्वीराज चौहान बड़े हो चुके थे और पृथ्वीराज चौहान जी की जो टेरिटरी थी वो बेतवा से सतलज तक पहुंच चुकी थी। अगर किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को भारत पर हमला करना है या भारत में रूल करना है तो पृथ्वीराज चौहान को हराना मैंडेट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इन्होंने मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को कलेक्ट किया और पृथ्वीराज चौहान जी के अगेंस्ट जो है वो वॉर छेड़ दी। इसे ही हम बैटल ऑफ तराइन कहते हैं और जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है वो 1191 सीई में होती है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में। हरियाणा का रीजन आप देखेंगे यहाँ पर आपको तराइन देखने को मिलेगा और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ठीक है, 1191 में ये बैटल होता है। और इस बैटल की शुरुआत कहाँ से होती है कि मोहम्मद गौरी जो होते हैं भटिंडा के किला को कैप्चर कर लेते हैं। भटिंडा के जो किला है जिसको हम ताबेर हिंद के नाम से जानते हैं, इसे जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। और जब इस बारे में जानकारी पृथ्वीराज चौहान को मिलती है तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अब तो हमें वॉर छेड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की शुरुआत होती है। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी होते हैं इनके पास लगभग 12,000 ट्रूप्स की सेना होती है। वहीं पृथ्वीराज चौहान के पास जो है वो लगभग 25,000 से लेके 50,000, क्योंकि अलग अलग जानकारी है, इतनी सेना इनके पास होती है। दोनों के बीच में बैटल होता है और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी जो है बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान वापस से भटिंडे के किले को रिकैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद गौरी की हार होती है और ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो कुछ हिस्टोरियन का ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान से ये भीख मांगते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, और पृथ्वीराज चौहान इनको छोड़ देते हैं। और ये पृथ्वीराज चौहान की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की एक गलती होती है कि काश मोहम्मद गौरी को वहीं पर मार दिया होता तो आगे की कोई बैटल होती नहीं, और जब कोई बैटल होती नहीं तो भारत में मुस्लिम सल्तनत या इस्लामिक सल्तनत की शुरुआत नहीं होती। तो कुछ हिस्टोरियन का ये कहना है। कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि जब मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर इंजर हो जाते हैं तो एक इनका एक सेनापति होता है या एक सैनिक होता है जो इनको वापस अफगानिस्तान ले जाता है, जहाँ पर ये अपने आप को ट्रीटमेंट करते हैं और वापस से अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की सेना के द्वारा इन्हें चेज़ नहीं किया जाता, इनका पीछा नहीं किया जाता, इनको छोड़ दिया जाता है। तो कुछ लोगों का ये मानना यहाँ पर है। लेकिन अगले ही साल मोहम्मद गौरी जो होते हैं वो वापस से अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आपको 1192 में देखने को मिलेगी। तो मैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन को थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 13 नवंबर 1191 में होती है, तराइन में होती है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो भटिंडा के किले को वापस से रिकैप्चर कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बारे में। ये जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है इसमें गौरी की मदद जो है वो विजया राजा जो जम्मू के राजा हैं वो इनकी मदद करते हैं। मुल्तान और लाहौर के रास्ते, जम्मू के रास्ते ये जो है वो तराइन तक पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी के पास लगभग 1.2 लाख सेना होती है। 1.2 लाख जो है वो इनके पास यहाँ पे कैवलरीज हैं, हॉर्स हैं, आर्चर्स हैं। तो इनकी सेना में लगभग 1.2 लाख पर्सन्स होते हैं। वहीं पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 3 लाख लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। लेकिन इस बार इनकी टैक्टिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पिछली लड़ाई से सीख चुके हैं। अब यहाँ पे राजपूत, हमेशा कोई भी राजपूत अगर आप राजा की लड़ाई देखेंगे, बैटल देखेंगे, तो उनका एक रूल होता है कि वो दिन में लड़ाई करते हैं, रात में लड़ाई नहीं करते। तो दिन में लड़ाई करते हैं और रात में अपने कैंप में आराम करते हैं, रात में कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन मोहम्मद गौरी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। मोहम्मद गौरी, बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी रात के समय ही जो कैंप होते हैं जहाँ पे ट्रूप्स सो रही होती है, सेना आराम कर रही होती है, उन पे आग लगा देते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने एक छल भी अपनाया है इस बैटल को जीतने के लिए, यहाँ से ये जानकारी भी हमको मिलती है। फिर यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जो है वो मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है।
और यहीं से आप देखेंगे जो पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और भारत में जो है वो मुगल सल्तनत की शुरुआत या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आप आगे जाके देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, उसके लिए अलग अलग डेटा, अलग अलग अकाउंट्स आपको मिलते हैं, वो सारी कहानियां मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो टैक्टिक्स यूज की जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसे हम काराकोल टैक्टिक्स कहते हैं। यहाँ पर इनके पास बहुत अच्छे आर्चर्स होते हैं, वो इस तरीके से सर्कुलर शेप में आते हैं। एक आर्चर आया, इसने तीर को चलाया, अब इसे लोड करना पड़ेगा ना, वापस से तीर को कमान में लगाना पड़ेगा, ये आगे निकल गया, अगला आर्चर आया, इस तरीके से कंटिन्यू यहाँ पर जो है लोग फायरिंग करते रहेंगे, कंटिन्यू तीर चलाते रहेंगे और सेना को आगे बढ़ने देंगे नहीं। तो इसी टैक्टिक का यूज करते हुए इतनी बड़ी सेना जो पृथ्वीराज चौहान की थी उसे हराने का काम मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। अब आइए, मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पे अलग अलग व्यू हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि बैटलफील्ड में ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था, ठीक है, मैटर वहीं क्लोज हो गया। अब कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हराया गया बैटलफील्ड में और उसके बाद मोहम्मद गौरी इन्हें अपने साथ गौर एम्पायर या फिर अफगानिस्तान ले गया और अफगानिस्तान में जाके उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप 2020 का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखते हैं तो वहाँ पर लोगों के द्वारा आप देखेंगे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही है कि अफगानिस्तान में जो रिमेन्स प्रेजेंट है पृथ्वीराज चौहान जी के, उन्हें वापस इंडिया लाया जाए और उनको सही तरीके से जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाए। मतलब कहीं ये कहानी यहाँ से मैच खा रही है कि क्या अफगानिस्तान में जाके उन्हें मारा गया था या अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हुई थी तभी उनके रिमेन्स है, लेकिन इस बात में अभी कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि गजनी इन्हें अपने साथ ले गया था कैप्चर करके अफगानिस्तान, अपने गौर एम्पायर, वहाँ पे उन्हें अरेस्ट करके रखा और कुछ समय बाद उन्हें वहाँ पर मार दिया गया। ऐसी जानकारी भी हमको मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमको जानकारी ये मिलती है कि अब हार तो गए थे पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान जी हार गए और इनको जो है अपने साथ ले गए ये अफगानिस्तान। लेकिन जो इनके बेटे थे गोविंद राज जी को अजमेर की गद्दी, अजमेर पर मतलब कि आप हमारे नाम से बैठकर जो है अजमेर पे रूल कर, तो गोविंद राज जी को अजमेर की गद्दी पर बिठा दिया गया। ऐसी बात हमको यहाँ पर मिलती है क्योंकि कुछ सिक्के हमको जानकारी के रूप में वहाँ से मिलते हैं। 1192 के बाद जो है पृथ्वीराज जी की डेथ के बाद जो है वो गोविंद राज जी को अजमेर की गद्दी पे बिठाला गया। लेकिन हरि राजा जो कि यंगर ब्रदर थे पृथ्वीराज जी के, है ना, उनके द्वारा इनके बेटे को डिथ्रोन किया गया और फिर हरि राजा जो है वो अजमेर की गद्दी पर बैठे और गोविंद राज जी जो है वो रणथंभौर चले जाते हैं और रणथंभौर जाके चौहान डायनेस्टी की एक सेपरेट ब्रांच की शुरुआत वहां पर करते हैं और फिर हरि राजा जी को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हराया जाता है। कुछ सोर्सेस से हमको ये जानकारी मिलती है। लेकिन पृथ्वीराज रासो का क्या कहना, पृथ्वीराज रासो जी से हमें अलग कहानी मिलती है, वो कहानी भी हम देख लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब अफगानिस्तान ले जाया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों को डैमेज कर दिया गया, आंखों को मतलब अब उनको दिखना बंद हो गया था और चंद्रवरदाई भी पीछे पीछे मोहम्मद गौरी के पीछे पीछे जो है वो अफगानिस्तान अपने मालिक मतलब अपने फ्रेंड, वन ऑफ द फ्रेंड आप बोल सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान के पास जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी आंखें तो घायल हो चुकी हैं, अब उन्हें दिखना बंद हो चुका है, लेकिन वो जानते हैं कि बहुत ही अच्छे आर्चर जो है पृथ्वीराज चौहान है और उन्हें शब्द वेदी भार चलाना आता है। तो ये बात वो बताते हैं मोहम्मद गौरी को कि हमारे जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान है वो आंख पे पट्टी बांधकर या बिना देखे भी बाढ़ चला सकते हैं और मोहम्मद गौरी कहते हैं कि मैं इन बात को नहीं मानता। तो यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, पृथ्वीराज रासो की कहानी बता रही हूँ, यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान जी को तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर चंद्रवरदाई कह रहे हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, मतलब 4 बास 24 गज और 8 अंगुल ऊंचाई पर सुल्तान बैठे हुए हैं और उनको आपको तीर मारना है। चंद्रवरदाई इस तरीके से कोट करते हैं और पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी पर तीर चलाते हैं और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इन लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, एक दूसरे को ये मार देते हैं, है ना, मतलब कि हम घायल हो चुके हैं, अब इनके राजा को मारा है तो कोई हमें दूसरा मारे उससे पहले हम अपने आप को मार लेते हैं। ऐसी कहानी हमको पृथ्वीराज रासो से पता चलती है। लेकिन
लोग इसको ऑथेंटिकेट क्यों नहीं मानते, उसका आप रीज़न यहाँ पे समझ जाइए कि अगर मोहम्मद गौरी को यहाँ पर मार दिया गया तो 1206 में इनकी मृत्यु का जिक्र कैसे मिलता है। अगर मोहम्मद गौरी यहाँ पर मर गए तो उसके बाद जयचंद्र से इनकी लड़ाई कैसे होती है। तो इसलिए पृथ्वीराज रासो की जो भी बातें हैं उनको एक पोयम की तरह ही रखा जाता है, उसको एक एक्यूरेट हिस्ट्री नहीं माना जाता। क्योंकि अगर आप आगे की बैटल यहाँ पर देखते हैं मोहम्मद गौरी की, जैसा कि मैंने कहा कि मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तराइन लड़ी 1191 और 1192 में। उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर भी जो है वो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र, जो जयचंद्र राजा थे ना कन्नौज के, उनके बीच में भी ये लड़ाई हुई थी, जिसमें जयचंद्र की हार होती है और मोहम्मद गौरी की यहाँ पर जीत होती है 1194 में। ठीक है, तो जब 1194 में लड़ाई हो रही है तो जो पृथ्वीराज रासो की कहानियां हैं वो वहां पर जाके थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। तो ये कहानी थी, लेगेसी थी, आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। तो इनकी मृत्यु को लेकर, इनकी डेथ को लेकर जो है वो अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। तो अभी तक हमको ये स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अगर इनकी लेगेसी या इनके इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो कई सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमको पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर, लेकिन इनमें से कोई भी इंस्क्रिप्शन जो है पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा अपने खुद से हिमसेल्फ खुद से तैयार नहीं कराया गया है। यहाँ पर हमें बदला इंस्क्रिप्शन मिलता है 1177 का। हमें यहाँ पे पलौदी इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी के ग्रांट, मतलब इन्होंने जो लोन दिया है या दान दक्षिणा की, उसके बारे में जानकारी मिलती है। मदनपुर इंस्क्रिप्शन हमको 1182 का इंस्क्रिप्शन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है मदनपुर इंस्क्रिप्शन। यहाँ से हमें पता चलता है कि इन्होंने चंदेल के जो राजा थे परमार्दी देव, उन पे हमला किया था और उनके ऊपर इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। और इसी मदनपुर इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान के फादर का नाम सोमेश्वर था। और इसी इंस्क्रिप्शन से हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने जैजाक बुक्ती, मतलब जो चंदेल टेरिटरी थी, उस पर कब्जा किया था। फिर है उदयपुर विक्टोरिया हॉल म्यूजियम इंस्क्रिप्शन 1187 का इंस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर विशालपुर इंस्क्रिप्शन 1187 का इंस्क्रिप्शन है। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, अभिलेख हैं जहाँ से हमें पृथ्वीराज चौहान जी की लेगेसी के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये पूरी कहानी थी जो मुझे आपको पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बतानी थी। आइए हम ये देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा अगर आप पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी जीए कोर्स परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। और पूजा 10 अगर आप कोड का यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज पृथ्वीराज चौहान बॉर्न। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म कब हुआ था? तो 1166 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1166 एडी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच बैटल डिड पृथ्वीराज चौहान लूज मोहम्मद गौरी। किस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी में? तो हमें पता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बैटल हुई थी। फर्स्ट है बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, एंड सेकेंड है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसे हम बैटल ऑफ तारारुई के नाम से जानते हैं, इसी ही हम बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान किंगडम। पृथ्वीराज चौहान जी की कैपिटल क्या थी? किंगडम की कैपिटल जो थी वो अजमेर थी, जिसे हम अजय मेरू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की पुस्तक है, चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरेंट्स का नाम पूछा है कि माता पिता का नाम क्या था पृथ्वीराज चौहान जी के। तो पृथ्वीराज चौहान जी की माता और पिता का नाम अगर हम देखें तो किंग सोमेश्वर और क्वीन कारापुरा देवी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान कितने साल की उम्र में राजा बनते हैं? तो 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं पृथ्वीराज चौहान 1177 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पृथ्वीराज रासो कितनी लैंग्वेजेस का ज्ञान पृथ्वीराज चौहान को था? तो पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग 14 लैंग्वेज का ज्ञान जो है वो पृथ्वीराज चौहान को था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीजनल नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी का रीजनल नेम क्या था? तो पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड जो है पृथ्वीराज चौहान जी का रीजनल नेम था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, हुज डॉटर डिड पृथ्वीराज चौहान मैरी। तो किस राजा की डॉटर के साथ, बेटी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सही आंसर जो भी होगा अब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी बायोग्राफी कवर करने की कोशिश की एक छोटे से वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही कुछ नए फिगर के साथ हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।